नमस्कार। आज का हमारा पहला लाइव सेशन डांगी समाज गुजरात में आप सबों का स्वागत है। ये जो एक पहल है वो उन बच्चों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आगे जीवन में करना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर हो। तो उनके मोटिवेशन के, उनके मार्गदर्शन के लिए ये इस कड़ी की का पहला सेशन है। इसमें हम अलग अलग क्षेत्रों से, आज जैसे पीएफ डिपार्टमेंट से है, अगली बार हम बैंकिंग से, रेलवे से और बीपीएससी से, अलग अलग क्षेत्रों से हम अलग अलग एक्सपर्ट्स को लेकर आएंगे और वो अपनी बातें रखेंगे। और उसके बाद हम इसको अगले स्तर पे ले जाएंगे जहाँ पे हम छोटे छोटे जगहों पे ग्रुपिंग, जैसे आप लोग बिहार में जानते हैं तो छोटे छोटे ग्रुपिंग चलते हैं जहाँ पे सभी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और वो एक सेल्फ स्टडी ग्रुप होता है। तो दैट वी कुड बी डूइंग इट। वो हम लोग बाद में उसको जैसे जैसे लोग आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, हम उसको करते रहेंगे। तो इस तरह की हमारी ये शुरुआत है। तो एक छोटी सी पहल है। अगर आप लोगों को आवाज़ में या किसी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम लोग उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे ताकि अच्छे से आप आवाज़ को सुन सकें। और मुझे आशा है कि आपको इस सेशन से बहुत बेनिफिट होगा, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। जितने भी डांगी समाज के लोग हैं, जितने भी डांगी समाज के बच्चे हैं, मैंने अक्सर ये देखा है कि यहाँ पे रहने वाले, चाहे वो सूरत रहते हो, बड़ौदा रहते हो, अहमदाबाद रहते हो, अमरेली रहते हो, कई बार अपने बच्चों को वो कंपटीशन की पढ़ाई के लिए बिहार भेज देते हैं। उनके माता पिता यहाँ हैं, वो बिहार चले गए, तो एक लंबा दौर चलता है आने जाने का। तो वो जो एक कड़ी है, वो जो एक बीच का डिस्टेंस है, हम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में सारी सुविधा आपको यहीं पे मिल सके। तो इसी के साथ मैं अब उसका श्री लक्ष्मण दांगी जी को बुलाना चाहूँगा और आगे उसको देखते हैं उनसे और सुनते हैं कि चूँकि उनका, आपको मैं इसके बारे में बता दूं, लक्ष्मण जी को ओवरऑल अगर कहा जाए तो 17 सालों का अनुभव है। इस अनुभव में उनका शिक्षा देने का अनुभव, कई जगह कॉम्पिटिटिव क्लासेस में उन्होंने पढ़ाई करवाई है बच्चों को, और उनके द्वारा पढ़ाई कई बच्चे इंडिया के अलग अलग राज्यों में अच्छी अच्छी जॉब्स पे हैं। खुद भी जब इन्होंने जॉब ली 2008 के आसपास की बात, 12 के आसपास की बात है, तो इनको भी 3 ऑफर थे, उसके बाद उन्होंने एक ऑफर चुना। तो आपको क्या, इनसे एक अनुभव शेयर कर साझा करेंगे तो आपको एक अनुभव मिलेगा, आपको एक जानकारी में आपको लगेगा कि आगे क्या करना है, आपको कैरियर गाइडेंस में आपको एक सहूलियत मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप अगर फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम लास्ट में लेके आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको कुछ भी प्रॉब्लम तो, कुछ भी आपको लगता है, कुछ भी अगर आप पूछना है, अदरवाइज आप जिन लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है हमारे, उनके लिए अलग से व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, आप ग्रुप में भी अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम वहाँ पे भी उनको एड्रेस करेंगे। तो आपकी जो भी क्वेरीज है करेंगे। तो ये एक पहला चरण है। दूसरे चरण में हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तो मैथ्स के हो गए, रीजनिंग के हो गए, जीएस के हो गए, हम अलग अलग टीचर्स को लाएंगे जो आपको ऐसे ऑनलाइन लाइव सेशन देंगे। हम लोग हर संडे या सैटरडे डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन में हम लोग प्लान करेंगे और ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जो सबसे अहम हिस्सा होगा इस सेशन का, इस किरदार का, कि हम आपको आने वाले समय में हर एक छोटे छोटे ग्रुप में, चाहे सूरत का कोई मोहल्ला हो, चाहे बड़ौदा का कोई मोहल्ला हो, चाहे अमरेली का कोई मोहल्ला हो, चाहे वो राजकोट का हो, चाहे अहमदाबाद का हो, चाहे महसाना का हो, चाहे गांधीधाम का हो या गांधीग्राम का हो, हर जगह हम छोटे छोटे ग्रुपिंग स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारे समाज के बच्चे हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखना चाहते हैं, तो उसको हम बराबर उनको मार्गदर्शन करेंगे और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने सब समाप्त करूँगा और मैं लक्ष्मण जी को बुलाता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, सभी लोग कैसे हैं? ठीक है। सर्वप्रथम आप लोग ये समझिए, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जनरल एग्जाम से कुछ अलग, थोड़ा सा आपको मोटिवेट रहना एनी टाइम कि मेरा गोल क्या है। गोल की तरफ जब ध्यान देंगे तो आपका ये भी अचीवमेंट, गवर्नमेंट में जॉब में जाइए या पीएसयू में जाइए या कोई भी टेक्निकल फील्ड में जाइए, कहीं भी जाइए, आपका जो जॉब है वो अच्छे तरीक़ा से आप कर सकते हैं। अब प्रश्न उठेगा कि जॉब का हम तैयारी कैसे करें, कौन सा जॉब कैसा है। गवर्नमेंट में जाना है तो बहुत तकलीफ है, लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट का
जॉब लेने में भगवान से भेंट करने को डाला है। ये बोलते जरूर है, भगवान से भेंट करने का मतलब क्या, उनको जॉब मिल गया, जॉब की क्राइसिस है इसलिए। तो जॉब का क्राइसिस है तो आपको कितने जॉब चाहिए, 5, 6, 10, 20? अकेले के लिए नहीं, आपको सिर्फ एक चाहिए। तो अगर एक सीट भी है तो आपको एक कमिटमेंट रहिए कि मेरे को ये सीट चाहिए, तो आपका जॉब मिल गया। तो फिर यहाँ पर प्रश्न उठेगा कि ये जॉब आखिर हमको मिलेगा कैसे, और सरकारी जॉब में हमको क्या क्या सुविधा है। तो सबसे पहले गोल सेट करने के पहले आपको जब सुविधा का ध्यान आएगा, सरकारी नौकरी में क्या क्या फायदे का ध्यान आएगा, तो फिर आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि आप लोग सरकारी जॉब में जो मिलने वाला सुविधा है ना, जो सरकारी जॉब में मिलने वाला सुविधा है इसके बारे में ही आप पहले बता देता हूँ कि इसको क्यों करना, मतलब कि लोग के प्रति, लोग इसके प्रति क्यों मतलब कि ज़्यादा ये इम्प्रेस रहते हैं कि हमको सरकारी जॉब ही चाहिए, दूसरी जॉब नहीं चाहिए। और वो मतलब कि हमेशा इसमें लगन से नहीं लगे तो वो वर्षों वर्षों बिताते हुए फिर अंत में उनको नहीं लगता, तो फिर इधर का न उधर का ऐसा हो जाता है। तो सबसे पहले सरकारी जॉब में क्या क्या आपको सुविधा मिलेगा इसको बताते हैं कि सरकारी जॉब में जो है सुविधाएं कई मिलते हैं आपके वेतन के अलावा। वेतन के अलावा आपको पेंशन मिलेगा, समय समय पर महंगाई बढ़ेगा तो आपको डीए मिलेगा, जाने आने के लिए आपको डीए मिलेगा, आपको माइलेज अलाउंस भी मिलेगा, एचआरए, आप जो घर में रहते हैं तो उसका किराया के लिए एचआरए अलाउंस यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। फिर आपको जिस बड़े बड़े शहर में रहते हैं तो वहाँ पर वही सभी चीज़ सामान महंगी होती है, या आपको आने जाने या दूर दराज में रहते हैं तो उसके लिए फिर सिटी अलाउंस मिलता है, ठीक है, सिटी कंपनसेशन अलाउंस। इसी प्रकार फिर पेंशन है। अब पेंशन तो पहले आप लोग कहते हैं पेंशन कहाँ है, पेंशन अभी भी है, और पेंशन जो है कोई भी सरकार हो या कोई भी आ जाए, पेंशन किसी भी क्षेत्र में कोई भी छीन नहीं सकता है, ठीक है। तो पेंशन हमेशा है, पहले जैसा नहीं है, अब नए तरीके से जिसको एनपीएस कहते हैं, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें आपका पीएफ और पेंशन दोनों इंक्लूड होता है, जो कि रिटायरमेंट के बाद में आपका स्टार्ट होगा। फिर है मेडिकल रिइंबर्समेंट होता है, यानी कि जो भी आप बीमार पड़े तो भी बड़े बीमारी हुई तो फिर आप बड़े हॉस्पिटल में जा कर के इलाज करा सकते हैं। तो उसमें आपको जिस भी जगह भी नौकरी कर रहे हैं, चाहे पीएसयू में करें या फिर सरकारी नौकरी करें, तो फिर वहाँ से आपको मेडिकल अलाउंस भी मिल जाएगा और आपको ये मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। फिर है आपके बच्चे हैं तो उसके चाइल्ड केयर के लिए आपको लीव मिलता है, यानी खास करके जो महिला हैं उनके लिए 2 साल का लगभग ये छुट्टी मिलता है, आप समय समय पर इसको ले सकते हैं बच्चे की 18 वर्ष की उम्र तक। फिर इसी तरह से है आपको मैटरनिटी लीव होगा, यानी कि ये फीमेल के लिए है, पैटर्निटी लीव ये मेल के लिए, यानी कि संतान पैदा हुए हैं तो फिर उसको मैटरनिटी लीव मिलेगा फीमेल को, यानी कि उसकी माँ को, और फिर उसके पिता को पैटर्निटी लीव मिलता है। इसी प्रकार फिर कहीं आने जाने घूमने के लिए भी 4 साल पर 2 बार कम से कम आप देश के किसी कोने में आप घूम सकते हैं, आप ना गृह नगर भी जा सकते हैं, जिसको एलडीसी बोला जाता है। फिर लास्ट में उपादान, इस तरह से धीरे धीरे छोटे छोटी बहुत सारे आपको सुविधाएं मिलता है, जिसके कारण लोग सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आकर्षित तो हो गए, अब हमको गोल कैसे सेट करना है कि मैं इसकी तैयारी कैसे करूँ, इसको हम क्या करें, ये तो काफ़ी कठिन है और लोग लाखों की संख्या में हैं। तो सर लाखों की संख्या में, लेकिन आपको सिर्फ एक ही चाहिए, ध्यान यहाँ गोल क्या रखना है कि हमको सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए, जो कि सरकार इस एग्जाम में प्रोवाइड कर रहा है। अब चलते हैं सरकारी नौकरी में आप किस किस क्षेत्र में नौकरियां हैं। सबसे पहले डिफेंस में जाते हैं, तो डिफेंस में आपको एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी, इसमें आपको जॉब मिलेंगे। इसमें जॉब आपको मिलेगा छोटे स्तर से, आप 10 क्लास के हैं तो आपको कुछ मतलब कि बहुत सारे जो पोस्ट होते हैं छोटे स्तर पर, उसमें आप जा सकते हैं। 10 क्लास के बाद छोटी सी प्रक्रिया है, इसमें 1 या 2 दिन के अंदर में ये आपको वैकेंसी निकला, जब फाइनल सिलेक्शन के लिए जाएंगे तो उसी समय रिटर्न भी हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, फिर फाइनल लिस्ट निकलेगा, आपको जॉब हो जाएगी। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि जब भी आप एयरफोर्स, मिलिट्री मैन ये सब के लिए जब भरते हैं तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मजबूत होना चाहिए। आप में फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, यदि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड पर दिया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब रही बात इसकी तैयारी करने के लिए, तो कोई भी कंपटीशन की तैयारी के लिए 3-4 जो सब्जेक्ट है प्रमुख होता है, इंग्लिश,
मैथ, रीजनिंग एक वर्ड है कि आपको कॉमन सेंस उसमें लगता है, इसलिए इसको रीजनिंग वर्ड रखा है। इसमें वर्बल नॉन वर्बल यानी कि कुछ फिगर बना करके दिया हुआ रहेगा, कुछ ऐसे वर्ड आपको सेंटेंस लिखा हो उसके अनुसार आपको रीजनिंग बनाना होता है। ठीक है, अब आगे हम कहना चाहें कि ये जो मतलब है इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, आपका जीके है, जो लगभग सभी जितने भी एग्जाम है जीके का महत्व है। जीके मतलब कि जनरल अवेयरनेस, जीके है एक ट्रेडिशनल जीके होगा, और एक है जो आजकल घटना घट रही है उसके बारे में आपका व्यू क्या है, आपको कितना जानकारी है। तो ये आपको ये 3-4 स्टैंडर्ड हो गया। अब है कि हम आपको स्टार्ट करते हैं कि लोग वाला भी काम कर रहे हैं, जो आजकल लोग बोलते हैं देशभक्त, हमेशा देशभक्त की बातें आ रही। चलिए उसको पर हम नहीं चाहते कि देशभक्त कौन है कौन नहीं है। हम आते हैं कि तैयारी करने में विशेष क्या ध्यान दें। स्टार्ट यहाँ से करते हैं, फिर आपको बताएंगे किस में क्या क्या आपको तैयारी करना है, कौन कौन सा किस मतलब की पढ़ाई की जरूरत पड़ेगा, ये सब की हम बात बताएंगे। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कोई भी पढ़ाई पढ़ने के लिए जो हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रिया दिए हुए 5 हैं, सब लोग जानते होंगे 5 सेंस ऑर्गन है। क्या है? नाक सुनने के लिए, कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, स्किन है टच करने के लिए। ठीक है, तो ये सभी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जब तक आप एकत्र करके नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका पढ़ाई सफल नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका इंटरेस्टेड, आप कोई भी काम में इंटरेस्ट हो रहा है, यानी कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए इंटरेस्टेड है, तो फिर आपको कमिटेड भी होना पड़ेगा, यानी कि उसको लगातार ये करना पड़ेगा, और फिर लास्ट में रिपीटेड भी होना पड़ेगा। इंटरेस्टेड, कमिटेड, रिपीटेड, यानी कि सक्सेस का मूल मंत्र है पहले इंटरेस्टेड, नेक्स्ट कमिटेड एंड रिपीटेड। यानी कि आपको इंटरेस्ट है, ये इंग्लिश वर्ड में सब प्रॉब्लम है, लेकिन आप इंटरेस्ट नहीं जगा रहा, तो आप पढ़ते जाइए, कमिटमेंट भी नहीं है और रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, तो फिर आपका ना इंग्लिश मजबूत होगा ना फिर दूसरे कोई सब्जेक्ट होगा। तो कभी भी पढ़ने समय सिर्फ ऐसा नहीं कि आँख से देख रहे हैं पढ़ाई हो रहा है, मुंह से बोल रहे हैं पढ़ाई हो रहा है, नहीं, आप एक जगह करिए। जितना ज़्यादा ज्ञानेंद्रिया एक साथ करिएगा, यानी कि आप टच में रहिए, बुक के टच में रहिए, आपका टच काम कर रहा है, आप आँख से बिल्कुल प्रॉपर आप देखिए, ख्याल कहीं दूसरी जगह नहीं ले जाइए। यानी कि यहाँ पर कमिटमेंट तो है, लेकिन आपका इंटरेस्ट कहीं दूसरी जगह है, तो वो नहीं होना चाहिए। यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियों को साथ रखिए, आप ध्यान से देखिए, दिमाग में बैठाइए, सोचिए कुछ अलग तरफ नहीं, फिर आप उसको हमेशा लिखते जाइए। यानी कि आपका ज्ञानेंद्रिय जितना अधिक होगा आपको उसके टच में, यानी कि फटाफट आपको याद भी होंगे और फटाफट आपको बोलने की क्षमता भी बढ़ेगा। तो हम इस चीज़ को पढ़ें और तुरंत हमको याद रखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मान लीजिए कि सिर्फ देख रहे हैं, आप ध्यान कहीं पर है, तो आप क्या गेन किए 20%, और कुछ समय के बाद 0 हो जाएगा, क्योंकि वो 20% का ना रिपीटेशन हुआ, ना कमिटमेंट आया, ना उसमें फिर इंटरेस्ट आप हो जाएगा। तो इसीलिए आप याद रखिए, रिमेन इंटरेस्टेड, कमिटेड एंड रिपीटेड सफलता का ये मूल मंत्र है। ठीक है, चलिए हम इसको आगे फिर बढ़ाकर भी कोई एक टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं कि हम जैसे मान लें कि अभी एयरफोर्स की हम बात कर रहे थे कि फिजिकल टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू तो होता है, उसमें मेडिकल चेकअप होता है, सब एक ही टाइम हो जाता है। लेकिन रिटन टेस्ट में आखिर पूछा क्या आता है? तो रिटन टेस्ट बिल्कुल सिंपल होता है, आपको इसमें से इंग्लिश भी पूछा जाएगा, सभी 100 मार्क्स का रहेंगे, या कहीं कहीं पर कुछ जगह पर चेंजेस भी आते हैं, वो तो रिटन टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें सिंपल रहेंगे, थोड़ा जीके आप जानिए, प्रेजेंट में जो भी घटनाएं घट रहे हैं उसके बारे में आप ध्यान देते रहिए कि क्या घटनाएं हैं, हमको उसको याद करना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रेजेंट में जो भी आपका ये राजनीतिक मतलब कि जो मंत्रियां वगैरह हैं उसका याद रखिए, जो इम्पोर्टेंट है, वित्त मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप का आपको क्वेश्चन पूछेगा, कुछ थोड़ा सा नई घटनाएं से होगा। फिर इसमें क्या है, फिजिकल टेस्ट तुरंत हो जाएगा, आपको तुरंत एक छोटी सी इंटरव्यू होगी, उसके बारे में करना, फिर लास्ट में मेडिकल चेकअप। अगर सब कुछ में आप पास आ जाते हैं तो आप एक एयरफोर्स के आप कर्मचारी या एयरफोर्स के आप ये बन जाएंगे। ठीक है, इसमें होता है 10 पास के बाद 12th पास भी, आपको ग्रेजुएशन भी, 10 पास के बाद नॉन टेक्निकल पोस्ट में आप जा सकते हैं, जैसे कि कुछ पोस्ट है जैसे नाई है, कुक है, वाशरमैन है, अगर बहुत मल्टीटास्क जो सर्विसेज होंगे उसमें आप जाएंगे।
फिर टेक्निकल में आप 12+ में जाएंगे तो उसमें आपको जो है साइंस में 50% का, ये एयरफोर्स के लिए 50% कम से कम उस स्ट्रीम में आपको लाना पड़ेगा, यानी कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा। बाकी सभी प्रक्रिया लगभग सेम होता है। इसमें होता है कि आप LDC बनेंगे, स्टोर कीपर बनेंगे, ये सब नॉन टेक्निकल पोस्ट है। कुछ टेक्निकल पोस्ट में आपको है कि आपको एयरफोर्स में रखेंगे तो फिर आपको है, आपको जो एयरफोर्स का जो है उसमें मैकेनिकल काम करने को मिलेगा, इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन उनके आप असिस्टेंट ग्रुप में आप काम कर सकते हैं। यानी कि इसमें एक्स और वाई, एक दो अलग अलग कैटेगरी है। एक्स में आप जाएंगे जो कि आपको कुछ अपर पोस्ट मिलेंगे, और वाई में होते थोड़ा सा लोअर पोस्ट मिलेगा जो मल्टीटास्क सर्विसेज में आएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका एयरफोर्स से रिलेटेड। इसी से रिलेटेड हम आगे बता रहे हैं कि आप NDA का अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो NDA मतलब क्या हुआ कि आप जो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 10 to 12 का लगभग क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। यानी कि NDA आपको जो है UPSC के थ्रू एग्जाम होगा, जो कि आप जानते होंगे कि UPSC हमारे देश के सबसे बड़ी एग्जाम लेने वाली संस्था है, और ये सबसे उसको पास करना काफ़ी टफ जॉब है। लेकिन NDA में जो है, NDA एक पार्टिकुलर मतलब सेना के लिए आपको ये दिया जा रहा है, तो इसमें है कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, फिर GD का काफ़ी महत्व होता है। यानी कि ग्रुप डिस्कशन वाले में 3-4-5 दिन रहेंगे, लेकिन आपका इसका जो रिटन टेस्ट है वो क्लियर करने के लिए अपना जो स्ट्रीम है साइंस का वो आपको क्लियर होना चाहिए। और इसी से रिलेटेड इसमें जो भी UPSC कंडक्ट करेगी, चूँकि UPSC कंडक्ट कर रही है, यानी कि इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप उसको गलत साबित कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप NDA में जाएंगे तो NDA के लिए क्वालिफिकेशन है 12 यानी 10+2 यानी कि 12 पास होना जरूरी है। ठीक है, इसी तरह से उसके आगे स्टेप में जाएंगे, जब ग्रेजुएशन कर गए हैं तो फिर आप CDS भी एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि आप कोर्स में जाने के लिए। तो ये मोटा मोटी ये होगा कि आप सरकारी नौकरी में क्या क्या आपको सुविधा मिला, अभी तक मैंने बताया। फिर आप तैयारी करिएगा तो आपको इंटरेस्टेड रहना जरूरी है, कमिटमेंट आपका होना चाहिए पढ़ाई के प्रति, और हमेशा रिपीटेशन में रहना। आज ऐसा नहीं कि ये बुक हमने पढ़ लिया चैप्टर तो फिर हम इसको अब सदा के लिए मेरे लिए याद हो गया, तो फिर ये आपका भूल हो जाएगी, आपको रिपीट करना पड़ेगा। रिपीटेशन बहुत जरूरी है एग्जाम के। फिर आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे NTPC में। उससे पहले कुछ मोरल बातें बोल लेते हैं कि जैसे आप जो पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सारे बाधाएं आएंगी, बहुत सारे आप स्टार्ट करेंगे तो लोग अब देखो ये अपने बाप माए का पैसा बर्बाद करने वाले हैं, इस तरह से बोलने वाले, नेगेटिव बोलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आपको ये जो बाहरी चीज़ है उस पर ध्यान नहीं देना। आपको मोबाइल डिस्टर्ब करेगा, उसमें आपको टिकटॉक है, फलना बहुत सारे एप्लीकेशन, इसमें आप समय आपका वेस्ट जाएगा। आपको बातें करना, जो 5 मिनट की बातें हैं वो आप मोबाइल के थ्रू आधा घंटा या 45 मिनट तक बातें वो करते रह जाएंगे। तो ये सब जो कुछ है उसको सॉर्ट आउट करना है, पैचअप करना है, उसको जो है इतनी बड़ी जो हो गई है उसको धीरे धीरे आपको कम करना, ताकि आपको गोल जो डायरेक्ट दिख सके। इसका हम डायग्राम एक लास्ट में हम बताएंगे कि आप किस तरह से उसको आप अपने जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि हर जो जॉब लेता है वो कुछ न कुछ अपने प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं। कुछ दोस्तों से नाराज़गी भी होती है कि तुम ये समय नहीं दे रहे हो, हम बुलाते हैं तो आते नहीं हो। तो ये सब आपको झेलना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, और ये सब नेगेटिविटी में आता है। जो दोस्त तुम्हारा अगर है और वो तुम्हारे प्रति अच्छा ये रखता है तो कभी भी तुम्हारे पढ़ाई के डिस्टर्बेंस का कारण नहीं बनेगी, बल्कि तुम्हारे पढ़ाई के लिए वो सहयोगी बनेगा, तभी वो सच्चे फ्रेंड कहलाएंगे। और लगभग सभी के सच्चे फ्रेंड ही होते हैं। बस आप अपना मोटिवेशन रखिए, यानी कि आप सुधर कर रहेंगे तो आपके दोस्त भी सुधरेंगे, आपको जॉब लगेगी तो हो सकता है आपके दोस्त को भी लगेगी। और इसमें जो है एक ऐसा ही जो पढ़ाई ऐसा फील्ड है जिसमें दोस्त जो है अपना ज्ञान आपको बांट सकता है, आप उनको बांट सकते हैं, तभी दोनों का कंपटीशन मतलब दोनों कंप्लीट कंपटीशन कर सकते हैं। कंपटीशन मतलब ये नहीं, कंपटीशन मतलब है कि पर डे में कंपटीशन। आप 2 घंटा पढ़ते हो तो हम 4 घंटा पढ़ेंगे, वो 4 घंटा पढ़ा तो हम 5वां घंटा पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर वो 5 घंटा पढ़ने का शुरू करे तो फिर वो आप ट्राई करें 7वां घंटा। ये कंपटीशन मतलब ये नहीं कि अरे वो ऐसे बढ़ रहा है उसका फॉर्म में हम क्रॉस कर देते हैं, ये ऐसे कर रहा है, ये चीज़ हम जानते हैं उसको नहीं बताएंगे, तो एक कंपटीशन नहीं हो। एक कंपटीशन तो आप गलत दिशा में ले जाए। एक कंपटीशन नहीं हो बल्कि अपना ज्ञान को अपने अंदर रख करके हो सकता है कि सही समय पर आपको ज्ञान आया, जिस तरह से महाभारत में कर्ण को ज्ञान नहीं आ पाया। उनको श्राप भी थे, लेकिन आप तो श्रापित नहीं, लेकिन आपने क्या श्राप ले लिया कि मेरे को जो ज्ञान था हम दोस्त को नहीं बताएंगे, दोस्त के पास ज्ञान था वो आपको नहीं बताएंगे, तो वो श्रापित हो जाएगा। कारण कि वो नहीं बताएं तो आप जो बताने में जो है
नहीं बताएं तो आपको बताने में जो फायदा होता है, यानी कि जो हम 5 सेंस ऑर्गन की बात करें, बताने में आपको क्या हुआ, बोलने का आपका ये हुआ, आप है ध्यान से उसको बोलेंगे, दिमाग लगाएंगे, फिर आप ध्यान से उसकी बातें सुनेंगे, तो क्या होगा, आपका सेंस ऑर्गन लगेगा, तो जो कि आप बताएं हो सकता है वही क्वेश्चन आएगा, तो आपको फट से ध्यान आएगा कि मैंने फलना बाबू को बताया था, मैंने इस बेबी को बताया था, मैंने इस फ्रेंड को बताया था। तो इस तरह से आपको ये फटक से याद आएगा, तो फिर आपको वहाँ पर कंपटीशन में समय की भी बचत होगी। ठीक है, आपको ये एक एक करके हम बताएंगे कि किस तरह से कई लोग आपने जो फॉर्म भरा उसमें से कुछ लोग जा रहे हैं कि हमको जनरल कंपटीशन में जाना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम आईपीएस करेंगे, आईपीएस के लिए बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको रेलवे में ही जाना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम एसएससी में जाएंगे। तो भाई पार्टिकुलर जहाँ पर भी जाना है उसका सिलेबस का ज्ञान तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो फिर आपका ये होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि नहीं मैं इसमें नहीं, उसमें नहीं, उसमें, तो ऐसे क्या हो जाता है कि सब एग्जाम का कुछ ना कुछ अलग अलग सबका प्रक्रिया होता है। इसमें ये चीज़ नहीं है, इसमें ये कमजोर पूछा जाता है, इसमें इंग्लिश थोड़ा मीडियम है, इसमें इंग्लिश काफ़ी हार्ड है। तो फिर आपको ओवरऑल मतलब कि एकदम छोटी छोटी चीज़ें जो आपको जो ध्यान देने वाली बात है कि स्ट्रीम ऐसा एकदम बिल्कुल मैंने बैकवर्ड नहीं ये करना है। कहने का मतलब कि एक आप रेलवे चुन रहे हैं, फिर दूसरी तरफ आप बैंकिंग चुन रहे हैं, तो रेलवे में क्या है जीके और ये इस पर ज़्यादा ध्यान देना, जबकि इसमें मतलब कि हार्ड आपको रीजनिंग भी रहेगा, इंग्लिश भी मजबूत होना चाहिए, और फिर हमेशा प्रैक्टिस में ये रहने के लिए बैंक बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे चलिए कि हम मोरल बातें और ज़रा सा लेते हैं कि जैसे हम लोग को जो ऊपर वाले ने एक बहुत अच्छा ताकत दिया है कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, बहुत अच्छा सोच सकते हैं। और अच्छा सोचने के लिए क्या वो टैक्स लेते हैं, या कहीं हमको टैक्स देना पड़ता है, कोई जीएसटी लागू होता है, या कोई हमको वैट लागू होता है, या कोई सर्विस चार्ज लगता है, कुछ भी नहीं। अच्छा सोचो और अच्छा सोचो, जितना अच्छा आप सोचेंगे उतना ही आपके पढ़ाई के प्रति, अपने जिम्मेदारी के प्रति, अपने आप को सुधारने के प्रति भी सोच होगा। और ऐसा नहीं सोचने में गलत सोचिए तो क्या आपको कोई पनिशमेंट मिलता है, सोचने का ना कोई पनिशमेंट मिलता है और ना सोचने का कोई आपको टैक्स लगने वाला। अच्छा सोचोगे कोई टैक्स नहीं देना है, खराब अगर गलती से सोच लिया कोई पनिशमेंट नहीं देने वाला। सोचना अच्छा है ये है, लेकिन आप ये देखिए सोच रहे हैं अच्छा, कोई टैक्स नहीं दे रहा है, आपने गलत सोच लिया कोई पनिशमेंट नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आ रहा है कि जो नेगेटिव थिंकिंग होता है वो नेचुरल होता है। नेगेटिव थिंकिंग नेचुरल होता है। आप प्रश्न पूछिए नेगेटिव थिंकिंग नेचुरल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, आप बता रहे हैं कोई जॉब के लिए, आप यहाँ पर आप पहुँच गए नेगेटिव सोच के। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि नेगेटिव थिंकिंग इज नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल। जैसे एक बच्चा जन्म लिया तो उसके साथ क्या थिंक आएगा आपका, अरे इसको संभालो, इसको ये करो, इसको वो करो, ये क्या मतलब कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं। ये नेचुरल है, हर कोई का है, बच्चा के प्रति लोग ध्यान देता है तो नेगेटिव ही बोलेगा, कभी नहीं बोला अरे चलो वो अपने साथ ठीक हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हमारी नेगेटिव सोच है। आप आगे जाएंगे, आपके पेरेंट्स सोचेंगे नेगेटिव ही सोचेंगे, अरे वो ठीक से नहीं कर रहा होगा, वो वहाँ पर ठीक नहीं कर रहा होगा, ये रोड पर गया कहीं रोड पर ये नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल है। अननेचुरल क्या है, तो अननेचुरल अनकॉमन वही चीज़ है जो आप करते हैं। जैसे एक बच्चा है आया सांस लेने के लिए, क्या किसी से ट्रेनिंग लिया उसने, कोई ट्रेनिंग नहीं, सांस लेने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं, लेकिन उसको जब हम कपड़ा बनाए अननेचुरल है, नेचर ने दिया उसको कपड़ा, हम बना रहे हैं, तो ये अनकॉमन है। उसी तरह से आप भी एक हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हम जानते हैं कि पानी में लोहा क्या होता है, डूब जाता है। हम जानते हैं कि हम ऐसे आसमान में से लोहा गिराएंगे तो क्या हो जाएगा, जमीन पर गिर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नेचुरल है, ये नेचर काम करती है, कोई ग्रेविटेशन है। ये जो आयरन यानी कि लोहा जो है एक वजन वाला चीज़ है, पानी में डूब जाएगा, नेचुरल है। लेकिन कोई हवाई जहाज उड़ा दिया, नेचुरल है नहीं। यानी कि आप सोचिए जो हवाई जहाज बनाने के लिए बोले कि हम ऐसी चीज वस्तु बना रहे हैं जो कि हवा में उड़ेगा, तो उस समय जो होगा पास में सुनने वाला क्या सोचा होगा, हमेशा नेगेटिव, क्या बात करते हो, लोहा कहीं हो सकता है हवा में, क्या है ना पागल, ऐसा होगा। यही होता है क्योंकि वहाँ पर सभी लोग नेगेटिव लाए, लेकिन जिसने बोला उसने पॉजिटिव सोचा कि मैंने ऐसा कर सकता हूँ और उसने करके दिखाया, और जिसके सामने उसके सामने जो ही बोला क्या बोल रहा था,
वो अभी तो नहीं है, अभी तो वो लज्जित होते, अभी आकाश में आराम से हवा, जो लोहा था कितने टन हवा में आराम से उड़ रहे हैं। तो उसकी पॉजिटिव सोच था जिसके कारण वो एरोप्लेन को भी हवा में उड़ा लिया। आप बड़े बड़े लोहे के बना हुआ चीज़ पानी में तैर रहा है, जबकि एक छोटी लोहा भी डूब रही है। तो वो पॉजिटिव सोच का नतीजा है कि हवाई जहाज बना। इस तरह से बहुत सारे जो इन्वेंशन हुए, जो भी आपका खोज हुआ, सभी इसी तरीका से काम किया। उसी तरीका से आप भी काम कर सकते हैं कि आप एक जॉब ले सकते हैं, बशर्ते कि आपको मोटिवेट करने का खुद क्या, कोई दूसरे के मोटिवेट के द्वारा नहीं, खुद अपने आप को मोटिवेट करो कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। और उस करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको शेयर करना भूलिए मत। यानी कि आस्क और डिमांड दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आस्क मतलब होता पूछना, हमको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे फ्रेंड अच्छा जानता है लेकिन मैं नहीं पूछूंगा, नहीं वो नहीं बताएगा, तो यहाँ पर एक गलती हो जाएगी। पूछ कर तो देखो, आस्क फॉर इट, पूछ कर देखो, एक बार पूछ कर देखो, उसमें क्या जाता है, कुछ नहीं। और हमेशा पूछने वाला हमेशा गेन होता है, यानी कि जो आस्क करता है वो हमेशा गेन करता है, कुछ ना कुछ उसको मिलता है। पूछ करके देखा तो फ्रेंड भाई मेरे को भाई ये अलजेब्रा जो है नहीं बनता है, मेरे को बताओ, तो क्या बोलेगा, बहुत तो बोलेगा मेरे को नहीं आता है, कोई बहाने कर दे, कोई बात नहीं। अगले जो अच्छे फ्रेंड है उनसे पूछ करके देखो, वहाँ पर बताएंगे। नहीं तो आप टीचर से संकोच करते हैं कि मैं अगर ये पूछूंगा तो वो क्या समझेंगे कि ये बच्चे को ये भी नहीं आता है। ये कभी दिमाग में लाना है, जो चीज़ नहीं आता उसको पूछना है, पूछने से ही आपको आगे आपको क्लिक करेगा और फिर आप हर जगह पर आप अलर्ट रहेंगे। कहीं पर भी अब छोटी सी उदाहरण देते हैं, मानिए कोई वस्तु आप खरीदने गए दुकान से, उसका दाम लिखा हो प्रिंटेड, उसमें मांगा जाए प्रिंटेड, तो आपको पूछने में क्या आता है, नहीं सर ये तो मिलता है 5 रुपये में, इसमें 5.50 लिखा है, ये तो प्रिंट है, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, लेकिन ये 5 रुपये में सब जगह मिलते हैं। अगर आप पूछ लिए और वो 5 में दे दिए, वो 5 में दे दिया, पहले आप नहीं पूछते तो 5.5 देना पड़ता, लेकिन आप पूछ लिए तो 5 दिया। तो इसका मतलब है कि पूछना हमेशा आपको गेन, यानी कि आपको फायदा ही पहुंचाने वाला है। इसलिए पूछने से नहीं घबराए चलिए, बल्कि आपके पेरेंट हो, आपके टीचर हो, आपके फ्रेंड हो, ये बहुत जरूरी है आगे आपको पढ़ाई पूरा करने के लिए। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो भी कई स्ट्रीम में मतलब कि एग्जाम लेते हैं उसके बारे में बताते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो एग्जाम लेता है 10 प्लस के लिए, आपको 10 क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो आप MTS का, इसका MTS का एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि मल्टी टास्किंग सर्विस। कई तरह के ऐसे सर्विसेज हैं जो कि आपको ये मतलब कि खासकर क्लर्कल कैडर के ऊपर जितने भी ऑफिसर्स हैं सबके लिए वो काम किया जाता है। जैसे इस स्टोर का आपका ये बना दिया जाएगा, आपको फिर मतलब बहुत सारे प्यून का काम होगा, ऑफिसर के आप ये पर रह सकते हैं, उसके अटेंडेंट के रूप में रह सकते हैं, इस तरह से बहुत सारा मैसेंजर का काम होता है। ये मल्टीटास्किंग मतलब ये है जिसका आपको SSC कंडक्ट करती है, ठीक है। इसमें आपको क्या है 100 नंबर का सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 प्रति स्ट्रीम में। इंग्लिश 25 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर का, आपको मैथ 25 नंबर का और 25 नंबर का ही जीके रहता है, जो कि जनरल अवेयरनेस के सब कुछ मिक्स आपको आएंगे, ठीक है। तो इसको ये क्या एक नॉर्मल है, इसका एक 2 स्टेज में होता है। एक स्टेज होगा रीटेक, दूसरा हो जाएगा आप इसके लिए मतलब दूसरा जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि एसे और लेटर राइटिंग में। ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपको अंग्रेजी में लिख देना है एसे, या आप ये लेटर राइटिंग हो सकता है कि हिंदी में भी शायद आता होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एसे और लेटर लिखना है। तो उसको क्वालिफाई में इसका मार्क्स आपको मेरिट में नहीं जुटेगा, यानी कि मेरिट कहाँ से बन रहा है, सिर्फ एक एग्जाम देने का जो कि रिटन एग्जाम है ऑब्जेक्टिव टाइप का, और सभी अभी एग्जाम हो गया है जो पेपर पर नहीं लिखने का, अभी कंप्यूटर पर ही बेस्ड सभी एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो एक रिटन एग्जाम जो कि 100 नंबर का, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके प्रत्येक 25-25 नंबर का 100 नंबर का एग्जाम होगा। और जैसा मतलब उसमें अपीयर होंगे, जैसा सबका नॉलेज काम करेगा उसके अनुसार मेरिट बनेगा, मेरिट के अनुसार जो भी सीट के अनुसार है उससे 10 गुना या 5 गुना या 2 गुना जो भी है वो सिलेक्ट करते हैं, और फिर वो ऐसे राइटिंग क्वालिफिकेशन क्वालिफाई कर जाने वाले को मेरिट लिस्ट में निकाल करके जॉब कर जाते हैं, यानी कि सिंपल सा एक प्रक्रिया है। इसी का दूसरा स्टेज जाते हैं जो कि 12 प्लस
2 माने 10+2 यानी 12 के लिए है, जिसको बोलते हैं CHLS यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। एसएससी कंडक्ट कराती है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। हायर सेकेंडरी मतलब 10+2। इसमें क्या है कि ये लेवल जो हो जाता है 3 हो जाता है कि 3 लेवल में एग्जाम होगा। पहला लेवल पीटी का होगा, जिसमें वैसा ही मतलब कि ये 4 स्ट्रीम रहेंगे, इंग्लिश, मैथ, आपका जीके और रीजनिंग का सेशन रहेगा। इसमें अंतर हुआ तो उसमें 25 नंबर था एमटीएस में, अब इसमें 50 नंबर का होगा। और ये टोटल जो है वो 200 नंबर का ये एग्ज़ाम हुआ। और इसकी एग्ज़ाम जब वो क्लियर करेंगे तो फिर आप दूसरे लेवल में जाएंगे। दूसरा लेवल फिर क्या होगा, इसमें जो दूसरा लेवल होगा वो है डिस्क्रिप्टिव यानी कि एस्से लेटर राइटिंग, जो कि पहले आपने दिया था एमटीएस में भी, लेकिन उसमें क्वालिफाइंग था। इसमें 100 नंबर के मार्क्स का आएगा और इसका मेरिट लिस्ट में ऐड माने जुड़ेगा, यानी कि 200 नंबर का पीटी और ये 100 नंबर का एस्से लेटर राइटिंग, यानी कि टोटल 300 नंबर पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। लेकिन इसमें एक तीसरा एग्जाम भी है टाइपिंग टेस्ट, यानी कि टाइपिंग टेस्ट जो है आजकल वो टाइपिंग मशीन पर नहीं होते बल्कि कंप्यूटर पर होंगे, और वो 8000 जो कैरेक्टर है वो आपको टाइप करना होता है। 35 के स्पीड में अंग्रेजी में और 30 के स्पीड में हिंदी में। तो इस तरह से आप ये दूसरा स्टेप आप पार किए तो फिर आपका तीसरा जो टाइपिंग हुआ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें ऐड नहीं होगा। पहला जो कि पीटी के रूप में, और दूसरा जो डिस्क्रिप्टिव है जो आपको सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा। पहला जो पीटी वाला है जो आराम से आप ऑब्जेक्टिव टाइप कर रहेगा और जो कंप्यूटर पर आप दे सकते हैं, और ऐसे राइटिंग आपका सब्जेक्टिव रहेगा। ये दोनों से फिर आपका मेरिट लिस्ट बना और फिर लास्ट में भी टाइपिंग एबिलिटी जो क्वालिफाइंग नेचर था उसको देख करके आप जो है क्लर्कियल ग्रेड के आप एग्जाम पास करेंगे, जो कि CGHL माने CHSL के नाम से जाना जाता है ना। पूरे यानी कि पूरे ऑल इंडिया में SSC के थ्रू आप क्लर्कियल जॉब में जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो स्टेप है जो ज़्यादा मतलब कि ऑफिसर ग्रेड में आता है, जो CGL कहलाता है, SSC CGL एग्ज़ाम यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। इसमें चार स्टेप है। पहला स्टेप में पीटी, दूसरा में मेंस, तीसरा में डिस्क्रिप्टिव और चौथा में टाइपिंग। टाइपिंग का कुछ में टाइपिंग नहीं है, सीधा आपको क्वालिफाई कर गए यानी 3 स्टेप में तो आपको जॉब हो गया। लेकिन कई में आपको है कि टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें पास करने की जरूरत नहीं है। 3 पास करना है, पहला और दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा यानी पीटी और मेंस। पीटी में क्या है 200 नंबर का, जैसे आपको CHSL में था यानी कि 10+2 वाले एग्जाम में था, तो उसमें आपने देखा क्या कि 50-50 था, 200 नंबर का था। ठीक है, यहाँ पर भी पीटी 200 नंबर का ही है। अब मेंस में जाएंगे तो आपका मैथ का सिर्फ 200 नंबर का रहेगा, अंग्रेजी का 200 नंबर का रहेगा, एक स्टैटिक्स रहेगा, फिर जीएस रहेगा। इस प्रकार मतलब कि लगभग मतलब 900 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी है जिसको एस्से और लेटर राइटिंग जो पहले दे रहे थे आप इसमें CGHL में। तो ये इस तरह से देख रहे हैं कि आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिखना है, बाकी सभी में आपको कंप्यूटर में ही आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम देना है। चौथा नंबर सिर्फ क्वालिफाइंग है, जो कि कुछ पोस्ट के लिए आपको वो कंप्यूटर पे कैरेक्टर आपको टाइप करना पड़ेगा। अगर क्वालिफाई करेंगे, जो नहीं क्वालिफाई करेगा तो वहीं पर आपका नौकरी करेंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये SSC का 3 जो मेन एग्जाम है, MTS का 10+ के लिए यानी कि 10 आपको पास होना अनिवार्य है, दूसरा है 10+2 SL के लिए, फिर तीसरा है CGL मतलब कि ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम, जो कि थोड़ा सा टफ है। लेकिन टफ मतलब ऐसा नहीं कि मैं डरा रहा हूँ, डराने का काम नहीं। टफ इसलिए है कि आपको यहाँ पर फिर कमिटमेंट और रिपीटेशन ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि थोड़ी सी पढ़ सकते निकल जाएंगे, आपको यहाँ पर देर तक बैठना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 2 घंटा आप दिन भर में पढ़ते हैं तो 2 घंटा लगातार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का ऐसा सेशन कर रहे हैं तो इसमें नहीं हो, उसमें MTS ही हो सकता है। इसलिए कमिटमेंट इसमें ज़्यादा पड़ेगा, आपको रिपीटेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस बनाने पड़ेंगे, फ्रेंड के साथ आपको मतलब कि शेयरिंग करना पड़ेगा, ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा। ये आपका फिर यहाँ तक हम ये SSC तक आ गए, फिर हम बैंकिंग की हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा हम आपको गाइडलाइन देंगे कि IAS की तरफ भी कुछ और अलग जो है, यानी कि सिर्फ सरकारी नौकरी में एक आता है PSU मतलब हुआ पब्लिक सेक्टर
एंड अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जितनी भी कंपनियां होते हैं वो भी लगभग सरकारी के जैसा ही, लगभग क्या वो इसमें आपको सुविधाएं इससे सरकारी नौकरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देती है उससे भी ज़्यादा। जैसे ONGC, अगर ONGC का आप एक कर्मचारी बन गए तो समझिए एक सरकारी नौकरी से डबल का वो जॉब होगा। लेकिन उसका हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं। कारण कि बहुत सारे जो जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन कराएं उसमें अधिकांशता देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो उनको गेट एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। उससे पहले मैं एक ज़रा सा जो नेगेटिव बातें, नेगेटिव थिंकिंग की बातें तक ले जा रहा, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं कि हमें जिससे क्या है कि वी अट्रैक्ट पीपल, थिंग्स, सिचुएशन इन योर लाइफ बाय कंसिस्टेंट थिंकिंग एट पार्टिकुलर डे। हम क्या बोल रहे हैं कि कंसिस्टेंट थिंकिंग, यानी कि हमेशा थीम जो आपका है कंसिस्टेंट होना चाहिए उस जिस स्ट्रीम में आप जाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने आसपास के लोग को, अपने आसपास के वस्तु को, अपने आसपास के सिचुएशन को हैंडल करने में आपको कंसिस्टेंट पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा ही संभव है, तो उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि एक पढ़ाई करना एक मोटिवेटेड वर्क, ऐसा नहीं आम लोग भी ऐसे कोई बहुत पुराने समय है, अभी पढ़ कर के 17 साल मतलब 12 साल जॉब में हो गया, अब हमको आप किताब दे देंगे तो मैं जो आपको मोटिवेट कर रहा हूँ और कई लोगों को नौकरी दिलाने में मदद किया हूँ, मैं खुद नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि हमारा कमिटमेंट ऐसा होगा ही नहीं, हमारे से रिपीटेशन होगा ही नहीं। 2 शब्द लिखने का रहता है, 2 पन्ने लिखने का होता है तो आप पीछे हो जाते हैं, जबकि 4 पन्ने भी लिखने के लिए चंद मिनट और चंद मतलब कि आधे घंटा के अंदर में आराम से, उसमें थॉट ही ऐसा रहता था, ऐसा कमिटमेंट ही था पढ़ाई के प्रति लगन के। तो इसीलिए आप किसी का तुलना ऐसा नहीं कि ऐसा भाषण दे रहे हैं तो आप तो करके दिखाइए। तो आज मैं नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन जो आज जो मैं कर रहा हूँ उसमें जो पढ़ाई कर रहा हूँ, जो चीज़ हमको पढ़ना पड़ता है वो जो पढ़ रहा है उसका नाम होता है। जैसे मेरे ऑफिस में आकर देखिए, पूछिए, किसी से पूछिए लक्ष्मण कौन है, आपको दरवाजे पर बता देगा लक्ष्मण कौन। क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया, मैंने ऐसा बना कर रखा कि मेरे को आज भी पढ़ाई छोड़ना नहीं, मैंने छोड़ा नहीं। आपका जो काम है वो मैं छोड़ चुका हूँ, जो आपको मैं पढ़ाने वाला काम हो या पढ़ने वाला काम वो छोड़ चुका हूँ, लेकिन अपने जॉब से रिलेटेड पढ़ाई के लिए आज भी मैं तत्पर हूँ। और हर कर्मचारी जो कोई बोलता है कि मैं परफेक्ट हूँ, दैट्स रॉन्ग, वो रॉन्ग है। परफेक्ट कभी होता ही नहीं, पढ़ाई में कभी परफेक्ट नहीं होता। एक मैंने 80 साल के बूढ़ा को भी पढ़ना पड़ता है कुछ नए सीखने के लिए, नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो पुराने, वो धीरे धीरे उनके पास जो भी अर्ज किया, जो भी गेम किया, वो सबका सब खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए एक नेचुरल वाली बात तो हम कर दिए, आज को भी आप खूब अच्छा समझ गए कि जो भी है किसी से भी पूछने में आपको कोई मांगने की बात हम नहीं करना। डिमांड एंड आस्क में अंतर है, डिमांड नहीं, आस्क को हमेशा जागरूक रहिए पूछने के लिए किसी से भी। लोग कहते हैं कि शिक्षा कहीं से भी मिल जाता है, कैसे प्रूफ होता है? तो आप अगर रूम में बैठे हुए एक चीटी बड़े सा आप शक्कर का एक कण ले जा रहा है, आप चीटी को देखिए और शक्कर को देखिएगा कि उससे मोड़ देना, तो आप वहीं से सीख लें कि जब ये चीटी जो है इतना वजन उठा कर चल सकता है, तो मैं जो 2 घंटा पढ़ रहा हूँ इसको 4 घंटा में, तो आपको वो क्या हुआ, एक चीटी आपका टीचर बन गया। तो इसीलिए करें, प्रकृति से कई जगह से आपको सीखने का मिलेगा, तो आप एक ट्राई तो करिए उससे सीखने का, लेकिन उसमें नेगेटिव सोचिएगा क्या है ये, थोड़ा सा चलेंगे मेरे को दिखेगा नहीं और पैर के नीचे आ जाएगा, मर जाएगा, तो नेगेटिव थिंकिंग हुआ। लेकिन पॉजिटिव क्या देखें कि उस चीटी से आप सीखने के लिए मेहनत निरंतर करने से आप बहुत सारे उपलब्धियाँ गेन कर सकते हैं। अगर मैंने ऐसा सोचा तो मैं एक किसान परिवार में मैंने हल भी जोता हूँ, सब कुछ किया हूँ, फिर यहाँ तक क्यों? क्योंकि मेरा कमिटमेंट था कि मैं जाऊँगा एक जॉब में, लेकिन फादर का जो काम है उसमें भी मैं हेल्प करूँगा, उसमें पीछे नहीं रहूँगा। इसलिए कभी एक बार घटना में बता रहा हूँ कि मैंने हल चला रहा था और हल चलाने के बाद मजदूर आ गए तो हल चला गया, तो मैंने ये किनारे में आकर के जो उसका ये होता है डगर होता है, यानी कि आली जो होता है उसमें घास लगा है। किसी एक मेरे टीचर थे, वो हमारे पहले के टीचर थे, यानी कि छोटे क्लास के, उन्होंने बोला क्या करते हो, पढ़ा नहीं जाता है, जाओ पढ़ो। उनका ये नहीं था, यहाँ पर नेगेटिव थिंकिंग उनका था कि यहाँ से हटाएंगे तो इसके पिता के काम में हेल्प नहीं करेगा। मैं पिता का काम का हेल्प कर रहा था, न कि पढ़ाई को अपना रोके कर रहा था। मैं अपने समय में पढ़ूंगा, उसमें पढ़ने का टाइम नहीं था, उनकी हेल्प नहीं किया। एक कमिटमेंट नेगेटिव थिंकिंग उनके पास था। आज उनके
हमारे लिए अच्छे सोचे तो उनके बच्चे आज रहते अच्छे, लेकिन उनके बच्चे आज भी वैसा ही हैं। हमने यहाँ पहुँचा क्योंकि हमारी कमिटमेंट था। मैं अपनी कि हमको पढ़ना है तो हम ख्याल रखते हैं, तो इसीलिए कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है एक कम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट का जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या कुछ भी हो। अपना अगर पर्सनल काम भी है तो उसमें कमिटमेंट होना जरूरी है। चलिए यहाँ पर एक हम बताते हैं कि पर्सनल काम में कितने लोग बोलते हैं कि इसमें आज़ादी है, बहुत ज़्यादा आज़ादी है। आप एक शॉपकीपर हो और कह रहे हो कि मेरे को आज़ादी है, तो जब मन तब आप दुकान बंद कर दो, तो जो आपको नियमित ग्राहक रहेंगे वो आपका वेट कितने दिन करेंगे, 1 दिन 2 दिन, फिर हमेशा लेवल आपको लगा देंगे, ये दुकान हमेशा बंद रहता है। तो फिर वहाँ पर आज़ादी कहाँ गया? फिर आपको वो बिजनेस ठप पड़ेगा, फिर आप दूसरी बिजनेस पकड़ो, फिर तीसरी पकड़ो। तो उसमें चूंकि आपका कमिटमेंट की कमी था, शॉपकीपिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी कमिटमेंट की कमी था, हमको आज़ादी है, कभी भी बंद कर सकते हैं, कौन रोकने वाला है? तो आपका काम सफल नहीं होगा। इसलिए पढ़ना या कोई भी काम करने में कमिटमेंट, इंटरेस्टेड और रिपुटेशन जरूरी है। कोई भी अचीव कर लो, उसके आगे फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे आपको करते ही रहना है, तभी आप कोई भी गोल को आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम फिर आते हैं इस पर, बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं। ये सिर्फ हम अभी आपको गोल जितने भी है ना वो सभी हम गोल बता रहे हैं कि आपको ये सभी आप करके काम करके आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी आपको फिर जो प्रोफेशनल है, अभी मैं प्रोफेशनल हूँ, प्रोफेशनल मैं था, लेकिन उस समय का जो मैं लोग से बात करते थे, जो अपने स्टूडेंट्स को बताते थे, वही सब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि हमको नहीं बताया कि आप सरकारी जॉब में हैं तो आप कैसे आए, लोग कैसे इसकी ओर आकर्षित हो। खास करके मैं बिहार के लोगों को नहीं एड्रेस कर रहा हूँ, मैं गुजरात में, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या जो भी हमारे जाति जो वहाँ से आकर यहाँ पर रहें, तो यहाँ पर परिस्थितियाँ अलग है। क्योंकि हम लोग बाहर से आकर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी जॉब भी जो है वो अगर स्टेट गवर्नमेंट में जाते हैं तो पूरी तरह से नहीं, हमारे 20% या 10% में ही काउंट होता है। तो इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे हो सकता है कि हम 80% और 70% और 90% में आ जाए। प्रयास कर रहे हैं हम लोग, करना काम है। लेकिन आपको काम करने का पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई, 3 ही काम करना है, पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। उस पढ़ाई में आपको रिपीटेशन हो, कमिटमेंट हो या आपको इंटरेस्ट हो, वो आपको करते रहना है। लेकिन काम सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई बस। आप लोग ये तो जानते हैं कि गॉड भी एक चीज़ होते हैं, है विश्वास के नहीं, भगवान के ऊपर विश्वास है कि नहीं है, श्योर रखना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। वो भगवान के पास अथाह है, जब हम मांगने जाएं तो ऐसा नहीं कि बस चम्मच लेकर पहुंच जाए कि भगवान ये भर दीजिए, ऐसा नहीं करना। अगर आपको विश्वास है, भगवान से मांगना है तो मांगिए, उनके पास अथाह है, तो जो कुछ ही मांगिए समझ के मांगिए और भरपूर मांगिए, मांगने में कुछ नहीं, वो देंगे। भगवान का एक ही काम है, तथास्तु। आप बोलेंगे मैं गरीब हूँ, हमसे कहाँ होगा, भगवान कहेंगे तथास्तु। मेरे को कोई समझ ही नहीं रहा है, भगवान करेंगे कोई समझेगा नहीं। क्योंकि लोग को नहीं समझना, आपको अपने आप को समझना है। बिल्कुल लोग को आपको नहीं समझना, बल्कि आपको अपने आप को समझना है। यानी कि टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योरसेल्फ, सिर्फ अपने ऊपर। कभी ये मत कहिए कि अरे हमको क्या माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, हमें क्या टीचर ने अच्छा नहीं मिला, मेरे को स्कूल अच्छा नहीं मिला, मेरे को कॉलेज अच्छा नहीं मिला। ये सब सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं, ये बहाने हैं और ये नेगेटिव थॉट। तो नेगेटिव थॉट नहीं, आप अपने आप को बदलिए। जो मिला वो बहुत मिला, भगवान ने अच्छा ही समझ के दिया, अब उसको इम्प्रूव करना, आगे इम्प्रूव करते जाना कि हमें अब जो भी करना है अच्छा करना है। ठीक है, तो यानी कि हम आपको एकदम पते की बात बता रहे हैं कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योरसेल्फ, आपका अपना प्रति ही रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% होना चाहिए। ये नहीं कि बाप में ऐसा नहीं किया, अरे बाप में इतना ही कि जन्म दिया उन्होंने, अभी तक जिंदा रख रहा, बस शुक्रिया उतना ही अदा करिए कि आपके बाप में एक जन्म दिए और आपको आज तक जिंदा रखे हुए। दैट्स ऑल, ये बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि है। आपको जो भी किए वो अच्छा किए, सब कुछ किए। ठीक है, तो यानी कि अपने प्रति 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लीजिए। ठीक है,
आपको देखिए एक चीज पते की बात बता दें, दुखी रहने के लिए कोई ट्रेनिंग कोई दिया है? कोई ट्रेनिंग नहीं दिया है। गरीब रहने के लिए ट्रेनिंग दिया है? किसी में दोष निकालने कोई भी ट्रेनिंग दिया है? नेचुरल है सब काम, नेचुरली आपको अपने आप आ जाएगा। किसी में दोष निकालिएगा, किसी को निंदा करिएगा, नेगेटिव बातें बोलिएगा, ये सब का सब कॉमन है। अनकॉमन क्या है? अनकॉमन क्या है कि आप इसको दूर करने की कोशिश करिएगा, अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आप अपने आप को देखिएगा, लाख इसमें दोष है लेकिन इसमें कुछ ना कुछ गुण होगा, उस गुण को पकड़ के चलिएगा। तो ऐसे क्या होगा कि आपका जो मोरली जो अंदर का है वो आपका इम्प्रूव होगा। आप मोरली इम्प्रूव होगा तो आप लोगों से जुड़िएगा, आप मोरली इम्प्रूव होगा तो आप पढ़ाई के प्रति अपना लगन ये करिएगा। तो इस तरह से ये आपको ये पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और पॉजिटिव अनकॉमन होता है, कॉमन नहीं होता है। कॉमन तो नेगेटिव है, दूसरे में दोष निकालना, उसने नहीं किया, उसने हमको काम नहीं करने दे रहा, उसने ये कर रहा, उसने ये कर रहा, ये कर रहा, हमको पढ़ने नहीं दे रहा, हमको समय नहीं निकालना चाहिए। ये आपको से इम्प्रूव करना और किसी को नहीं। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी पब्लिक सेक्टर का कंपनी हो, वहाँ पर आपको मैंने हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें जाने के लिए हमको एक मोरल होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। उस गोल में जो बाधाएं आएगा, बहुत तरह के बाधाएं आएगा। एक हम आपको विजुअल फिगर में थोड़ा सा हम दिखा कर बताएंगे कि ये बाधाएं को किस तरह से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं जरा सा पीओ स्ट्रीम पर। जो बैंकिंग का जॉब करना चाहते हैं तो बैंकिंग के जॉब के लिए कोई कॉमर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब कि बीए पढ़ने की जरूरत नहीं, सब कोई आप दे सकते हैं। लेकिन अब मेहनत करने की तो जरूरत है। सब्जेक्ट तो साइंस से पूछेगा तो साइंस को जानना पड़ेगा, सब्जेक्ट अंग्रेजी से पूछेगा तो अंग्रेजी तो आपको उस लेवल का इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको मैथ पूछेगा, मैथ में आप कमजोर हैं तो उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको इम्प्रूव कैसे होगा? तो आप रिपीट करने से होगा। क्यों नहीं बनेगा? अगर 5% किसी चीज़ का 5% निकालना है तो हम एक बार में नहीं सीखेंगे, 2 बार में सीखेंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट। लेकिन लोग क्या करते हैं पढ़ने के दौरान में? क्विकर मैथ, एम तारा का क्विकर मैथ ले लिए और उसमें से उलूल जुलूली बातें लिखे, उसको आप करें, ट्रिक ले लिए। तो ट्रिक हमेशा कभी तभी काम करेगा जब आप उसकी कंसेप्ट को समझेंगे। इसलिए कंसेप्ट को समझने के लिए पहले विस्तृत रूप में लिखंत विद्या, जो पहले लोग बोलते थे पढ़ंत विद्या, लिखंत विद्या, रटंत विद्या, तो इसमें सभी करना पड़ेगा। रटना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। और बैंक के लिए मोर देन, यानी जितना लिखो, घर में पेज का कमी नहीं, मतलब कि पेज खर्च करते जाओ, माता पिता देते जाओ। यार हमारे गांधी समाज भी कॉपी छपवा दिए, वहाँ से भी आपको मिल जाए। आप लिखने की कोशिश करिए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। नोट आपका सफलता कोई भी रोकने वाला नहीं है। आप गुजरात में रहकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भारत के कोने कोने में PSU जितने भी अच्छे कंपनियां उसमें आप जॉब ले सकते हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट में आ सकते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में भी हम लोग स्टेट एक उठा दिए हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जाति भी इंक्लूड हो जाए, ताकि आपको वो सुविधा जो गुजरात वाले को मिल रहा है आपको ये मिल सके। ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश में अगर सफल हो गए तो ये सिर्फ आप लोग के लिए कर रहा हूँ। हम ये हमारा काम ये करने का है कि जो नीचे लेवल के, यानी कि जो हमारे जो प्रिय नेता हैं जगदेव प्रसाद जी हैं, तो उनकी जो कमिटमेंट था कि हमारी पीढ़ी जो है ये काम करेगा, हमारी पीढ़ी दूसरे जेल में जाएगा और तीसरा राज करेगा। तो मैं उनके आगे की ओर के लिए, राज करने वाले पीढ़ी में आप हैं, काम हमें करना है, हमें जेल भी नहीं जाना है, हम सिस्टम से काम करेंगे, लेकिन आपको जो राज करने वाला काम है वो आपको करना है। और इसीलिए मैं ये अभी ये लाया हूँ ताकि आप जो हैं पढ़ाई करके वो राज कर सकें। आप पढ़ाई करके वो सभी क्षेत्र में, आप जिस क्षेत्र में भी जाना है, ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब में, किसी भी क्षेत्र में उसमें पढ़ना आपके स्टेज में, आपकी उम्र में जरूरी है। पढ़ना पढ़ना पढ़ना, सिर्फ पढ़ना। ठीक है। पीओ में आप आते हैं तो देखिए, पीओ में जो है मेन एग्जाम क्लर्क के लिए होता है, पीओ के लिए होता है, और फिर कोई स्पेशल ऑफिसर के लिए, यानी 3 कैटेगरी के एग्जाम यहाँ पर होते हैं। क्लर्क लेवल में जो भी पोस्ट आते हैं वो पोस्ट को हम डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं, कई तरह के पोस्ट होते हैं उसमें से, तो आप सिर्फ इतना ही जाने कि क्लर्क ग्रेड का पोस्ट। फिर पीओ का, यानी कि पीओ में यानी मैनेजर से लेकर अकाउंटेंट जैसा सभी जो का काम होता है, बहुत सारे लीगल प्रोसीजर भी होते हैं, तो लीगल के भी काम होते हैं, तो उसमें भी आपको जा सकते हैं। तो ये सभी 3 कैटेगरी में होते हैं एग्जाम, जिसमें से 2 संस्था काम करती है। एक SBI अपना खुद एग्जाम लेती है और एक है IBPS
यानी कि IBPS के थ्रू, यानी जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं अदर देन SBI, उस सब का एग्जाम उसमें पड़ता है। तो सबसे पहले फटाफट हम बताते हैं आपको क्लर्क ग्रेड के एग्जाम के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप क्लर्क ग्रेड के एग्जाम के लिए आपको जो है एग्जाम जो देना हो 2 लेवल का देना पड़ेगा। इसमें से 2 लेवल में एक डिस्क्रिप्टिव है और एक आपका पीटी। तो पीटी और डिस्क्रिप्टिव दोनों का जो मार्क्स है दोनों साथ में जुड़ेगा और उसके आधार पर मेरिट बनेगा। अब उसके बाद फिर एक इंटरव्यू का प्रक्रिया होता है, वो 100 मार्क्स से होता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया में होता है, जो पहले जो बताएं डिस्क्रिप्टिव और मेंस का जो एग्जाम है, पीटी पहले पीटी होगा जो क्वालिफाइंग में चलता होगा, मैंने क्या आप उसमें क्वालिफाई करके उसका मार्क्स नहीं जुटेगा। दूसरा है मेंस, यानी कि हम थोड़ा सा भूल हो गए कि पहले पीटी, फिर मेंस, फिर डिस्क्रिप्टिव और फिर उसके बाद इंटरव्यू, यानी कि 4 लेवल का एग्जाम आपका मतलब कि पीटी में, इसमें क्लर्क लेवल में भी होगा। ठीक है, तो जो ये जो क्लर्क लेवल का पीटी होगा उसमें से टोटल जो है मतलब कि 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका में नेगेटिव है, यानी कि एक हम हमेशा से पीछे वाला भी जितने भी बताएं उसमें सभी में नेगेटिव का एक कंसेप्ट है। यानी कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो जो नहीं जानते हैं उसमें ट्राई करिए अंदाजा के अनुसार नहीं, क्योंकि अंदाजा हमेशा गलत होता है। मैं पहले बोले कि अंदाजा नेगेटिव पर काम करता है कि नहीं ऐसे होगा ऐसे होगा। जो परफेक्ट है उसको सॉल्व करिए, लगे कि आप इससे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला तो कुछ आप अंदाजा पर मार सकते हैं, क्योंकि ऐसे में सिलेक्शन नेगेटिव होकर तो आप पीछे जाएंगे और अगर गलती से वो सही हो गया तो फिर ऊपर जाएंगे। लेकिन कभी भी कोई सजेशन दे रहा है कि आप अंदाजा मारिए, तो अंदाजा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर नेगेटिव होता है वहाँ पर अंदाजा के अनुसार काम नहीं करना। ठीक है, तो क्लर्क लेवल पर है जो कि 3 लेवल का एग्जाम, पीटी है, मेंस है और फिर आपको एक मतलब इंटरव्यू होगा। उसमें जो रैंक बनाने वाली बात होता है 80 और 20 का रेशियो होता है, यानी कि इंटरव्यू में जो आप पाए जो भी मार्क्स आते हैं उसका 20% निकाल करके आपको मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। बाकी जो भी आप मेंस में जो गेन किए हैं वही आपको मेरिट बनाने में काम आएगा, नौकरी देंगे। यानी कि इसमें फिर आपको हम बता दे रहे हैं कि यानी कि इंटरव्यू एक मतलब कि खाली प्रेजेंटेशन है, उसका मार्क्स काम करती है उसके ऊपर भी ध्यान देना, लेकिन आप मैक्सिमम ध्यान पहले पीटी और मेंस पर निकालिए। इंटरव्यू आपका कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, लेकिन ऐसे इग्नोर नहीं करना है कि इंटरव्यू में आपको इग्नोर करना है, वहाँ पर भी आपको परफॉर्म करना है। हो सकता है कि आप पीटी में पीछे रह गए होंगे तो वहाँ पर अगर अच्छा करेंगे तो नंबर जुट करके आपको मेरिट बना देगा और फिर आप जॉब करते रहेंगे। चलिए, पीओ में भी उसी तरह से स्ट्रीम में चलता है कि आपको पीटी आएगा, पीटी में आप क्वालिफाई करिए, फिर उसके बाद मेंस एग्जाम दीजिए। मेंस में आपको 200 मार्क्स तो होंगे, 155 क्वेश्चन, 200 मार्क और 180 मिनट, यानी कि लगभग 3 घंटे का पेपर आएगा। उसी दौरान तुरंत इस मेंस के बाद तुरंत एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएगा, एसे एंड लेटर राइटिंग, जो कि 25 मार्क्स का होता है और इसमें आपको 30 मिनट यानी कि 30 मिनट यानी कि आधे घंटे के अंदर में आपको सॉल्व करना होता है, जो कि आपको मेरिट लिस्ट में जुटेगा। उसके बाद फिर इंटरव्यू, यहाँ पर 100 मार्क्स का इंटरव्यू है और आप ये सभी जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो 200 प्लस 25 प्लस 100, लेकिन यहाँ पर फिर वो 80 और 20 का रेशियो लगेगा, यानी कि इंटरव्यू में जो आप जो भी मार्क्स प्राप्त करेंगे उसका 20% ही इसमें इन्वॉल्व होगा, 80% आपका उसका पीटी का मार्क्स का 100 में से 80 और इसमें से 20। ठीक है, तो इस तरह से ये अब इसमें आ गया कि ये जो हम बताएं ये IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल सिलेक्शन, यानी कि ये जो है कार्मिक और ये बैंकिंग का जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मैंने कार्मिक का और प्रशिक्षण मंत्रालय इसका हुआ, उसके अनुसार ये होता है और ये सभी नेशनलाइज्ड बैंक SBI को छोड़कर। अब SBI में अंतर क्या है? SBI के एग्जाम बिल्कुल जिस तरह से आपको IBPS देता उसी तरह से भी देते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा एग्जाम टफ होता है, यानी थोड़ा सा इसमें टाइट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लास्ट में इसका सिलेक्शन में एक आता है ग्रुप डिस्कशन भी आता है और फिर पर्सनल इंटरव्यू, यानी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू जो इसमें पहले 100 नंबर का था इसमें 30 नंबर का ही रहा, लेकिन ये काफ़ी मतलब कि ये वाला है कि आपको इसमें बहुत अच्छा करते हैं तो आपको जो पोस्ट मिलेंगे अच्छे जगह पर मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे, यानी ऊपर से आपको मिलेंगे, तो इसलिए ये इसको भी इग्नोर नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले पीटी और इस पर ध्यान देना है। जो पीटी में क्या होता है, आपको
आएगा, इंग्लिश से आएगा, मैथ से आएगा, रीजनिंग से आएगा और जनरल एंड फाइनेंस अवेयरनेस आएगा। यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर जीके कम होते हैं, अवेयरनेस ज़्यादा होता है। यानी कि हाल फिलहाल में अभी वित्त मंत्री कौन है, वित्त मंत्री ने फलना समिट में क्या घोषणा की है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो इसलिए आपको जनरल अवेयरनेस पर हर एक टॉपिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे आपको फाइनेंशियल हो, खास करके फाइनेंशियल को तो कोई भी पोर्शन को आपको इग्नोर करके नहीं चलना है कि इस तरह के क्वेश्चन ही पूछेंगे, ऐसा सोचना नहीं है। यानी कि उस लेवल तक आप जा रहे हैं तो इसलिए स्टार्ट आप करिए। बैंकिंग के लिए एक अच्छे पुस्तक अब है कि रिकमेंड आपको, आप कौन सी पुस्तक पढ़ें, तो पुस्तक तो सब पुस्तक हैं। फिर आपको स्टेप बाय स्टेप इसको इम्प्रूव करना। स्टार्ट में हम आपको बोले क्विकर मैथ पढ़िए, तो ये गलत है। पहले आप आर.एस. अग्रवाल की एक छोटी सी पुस्तक पढ़िए, मतलब कि जिसमें आपको सब कुछ विधिवत बतावा कि मैथ में कैसे होता है, यानी कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, परसेंटेज क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। फिर इसका शॉर्टकट अभी नहीं, अभी उसको बनाने का चैप्टर वाइज बनाने की कोशिश करिए। फिर शॉर्टकट देखिए, क्विकर मैथ में जाए चाहे आर.एस. अग्रवाल का ही शॉर्ट मतलब फार्मूला वाले सब ये मतलब पढ़िए, जिसको बोलते हैं ट्रिक्स। तो ट्रिक्स कब, जब आपको कंसेप्ट क्लियर है। तो पहले फर्स्ट स्टेज में आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो। पहले कंसेप्ट क्लियर, फिर उसके बाद ट्रिक लगाना है, फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करना है। तो मैंने ट्रिक भी लगा दिया, कंसेप्ट भी क्लियर कर लिया, बहुत सारे हम लर्न भी कर लिए, इंग्लिश के मुहावरे, आइडियल्स, पेजेस सब लर्न कर लिए, लेकिन हमें समय मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। जो समय हमको 2 घंटे में हमको पीटीए मेंस का एग्जाम देना था 2 घंटे 40 मिनट में, वो हमको 3 घंटे से योग लग रहा है। तो मैनेजमेंट कैसे हो? तो आप ये जान लीजिए कि कोई भी लगभग है जो मैक्सिमम लोग हैं जो इस मैनेजमेंट के अंदर नहीं आते हैं, तो ज़्यादा वेरी नहीं होना। धीरे धीरे जो पहले हम बोले रिपीटेशन, इंटरेस्टेड और कमिटमेंट, तो कमिटमेंट है तो आप रिपीटेशन बार बार करेंगे तो आपको बहुत सारे जो ट्रिक्स जो हैं आपको जवानी याद रहेगा। आपको से बोला जाएगा कि आप 25% बताइए, तो आप सीधे क्या करेंगे, 25% नहीं निकालने जाएंगे, बल्कि जो संख्या बताओ उसका सिर्फ 1/4 यानी 4 से भाग देकर के निकालेंगे। आप 25% क्या जो नहीं, 200 लिखा हुआ तो आप 4 से भाग के 50 आ गया आंसर, दैट्स ऑल। तो ये क्या है, आपको बार बार रिपीट करने से होगा, न कि ट्रिक याद करने से होगा। क्योंकि रिपीटेशन होगा तो 25% आप करने जाते हैं, 25% बटा 100 दैट मींस 1/4, 1/4 मींस 4 से डिवीजन, दैट्स ऑल। तो ये हुआ आपका कि आप टाइम मैनेजमेंट तभी कर सकते हैं जब आप रिपीट करेंगे। टाइम मैनेजमेंट तभी कर सकते हैं जो हम लोग अभी बात बोल रहे हैं कि आप अपने लोकल एरिया में आप ये करेंगे, आप लोकल एरिया में सेल्फ स्टडी करेंगे। तो इसी का एक पार्ट है कि सेल्फ स्टडी मतलब कि 4-5 बच्चे आपस में मिल करके पढ़ाई करें। और आपस में मिल करके पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, रिपीटेशन होगा। आपस में मिल करके पढ़ाई करेंगे तो एक दूसरे से पूछने का प्रक्रिया बढ़ेगा, नहीं जो हम बोले आस्क फॉर, प्रवृत्ति क्या बनाइए, आस्क फॉर, पूछने का। तो भाई एक दूसरे से पूछने का, जो हम जानते हैं आपको बताएं, आप जानते हैं जो हमको बताओ, वो जानता है जो उसको बताओ। इस तरह से सभी एग्जाम अपना सेल्फ एग्जाम दिए, एग्जाम में क्या गलती होगा, गलतियों पर डिस्कशन किए तो आपका ग्रुप डिस्कशन की मैटर आया। फिर इस तरह से आप जो है ये इन्वॉल्व होकर के आप एक बैंकिंग टारगेट को भी ट्रैक कर सकते हैं, बूम इस तरह से। तो आप एक ट्राई तो करो, एक पालो तो। फिर से हम रिपीट करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी सरकारी नौकरी में कुछ सुविधाएं ऐसा है जो कि आपका लादा जाता है और आपसे अपने आप हो जाता है। आज लोग ये बोलते हैं कि पीपीएफ है, तो हमारे सामने बैठे उनके लिए भी, आपके लिए भी एक मतलब कि जो 18 साल के बच्चे वो सबके लिए पीपीएफ है, आपके पेरेंट्स के लिए पीपीएफ है। लेकिन अगर आपके पेरेंट पब्लिक सेक्टर में ना जाकर के इधर अगर जॉब करते हैं, अपना निजी काम करते हैं, वो पीपीएफ नहीं खुलाएंगे। क्यों? अरे आज खुलाएंगे, कल खुला लेंगे, ऐसे कल कल करके कई साल, 15 साल 20 साल निकल गया, नहीं खुलाएं। लेकिन हमारे ऊपर सरकारी नौकरी है तो पीपीएफ लागू है। जिस दिन से नौकरी ज्वाइन की उस दिन से वो काटना शुरू कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, रिटायरमेंट के समय एक मोटी रकम आ जाएगी, जिससे कम से कम खुश होकर के 2-4 साल और जीते रहेंगे। तो ये हमारा मैंने सोसाइटी में बना हुआ, लेकिन अपना काम है करेंगे ना, आज करेंगे कल करेंगे, इस तरह से निकल जाता है। तो हमारे इस तरह से ये ध्यान देने की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में या पीएसयू में जाने से आपको बहुत सारी जो सुविधाएं अपने आप मिलती हैं और आप पर डाला जाता है, जिसको आप करके फिर बाद में लाभान्वित होते हैं।
लेकिन वही जो प्राइवेट में रह करके वो सभी काम उनके ऊपर आ जाता है, खुद करो तो खुद नहीं करते हैं, कि नहीं आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, इस तरह से उसका जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। पेंशन स्कीम भी प्राइवेट में है तो लोग देते नहीं हैं, यहाँ पर भी मेडिकल फैसिलिटी है, लोग जाते नहीं हैं कि उसमें क्या इलाज कराएगा, तो ये सब है, इग्नोरेंस बढ़ता है। और हमारे गवर्नमेंट में आ जाने से आपको इग्नोरेंस नहीं बढ़ता है, तो आपका स्टेटस एक सामान्य जन से ऊपर हो जाता है। इसलिए अपने स्टेटस के लिए पढ़ो, अपने माता पिता के मतलब कि सर पर से एक बहुत बड़ा जो ये है कि हमारे बेटे अच्छे अचीव नहीं कर रहे हैं, उस पर से बोझ हटाने के लिए करो, अपने माता पिता को खुश करने के लिए करो, अपने सोसाइटी का एक आइकन बनने के लिए करो, लेकिन करो, तुम्हारे में वो दम है। और हम जानते हैं कि हमारे दानी समाज में जो कमिटमेंट कर देता है वो करके दिखाता है, और हमको आपसे उम्मीद है कि आप लोग करेंगे। जहाँ तक हमारी सवाल है या हमारे टीम का सवाल है या गुजरात में दांगी समाज जो बना, क्षत्रिय संघ बना है, उसकी सवाल है, तो हर कदम आपके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन आप हाथ तो बढ़ाओ। तुम्हारा काम जो पहले हाथ बढ़ाने का, पढ़ने का, वो तो करके दिखाओ, बाकी फिर हमारा काम शुरू होता है कि हम आपको किस तरह से मदद कर सकते हैं, कौन सी किताब की आपको जरूरत है जो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, उसको प्रोवाइड करने का काम हम ले सकते हैं। लेकिन पहले वो किताब का तो नाम बताओ जिसको आप जानना चाह रहे हो, जिसको पढ़ करके आप अपना दिमाग को और ज़्यादा गेन करना चाह रहे हो। तो ये एक बेसिक चीज़ है कि आप हम सिर्फ प्रोत्साहित कर रहे हैं कि एक बार आप ट्राई करो, गवर्नमेंट जॉब में मिल गई तो अच्छी, लेकिन फिर दूसरे काम बहुत पड़े हुए जिसके लिए हम रास्ते आपको खोलेंगे। लेकिन पहले ध्यान दो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या PSU में जितने भी कंपनीज हैं वो सब में जाने का। बाकी छोटे मोटे कंपनी तो कहीं भी, कोई भी कपड़े दुकान में आप सेल्समैन बन सकते हैं। तो ये अचीवमेंट नहीं हुआ, ये तो बस ये हुआ कि हमारी मजबूरी का फायदा वो उठाता है, और मजबूरी में नहीं काम करना। अभी हमारी उम्र है, आपके फादर्स, आपके पेरेंट्स तैयार हैं आपको आगे अचीवमेंट दिलाने के लिए, वेट करने के लिए, तो फिर आप क्यों, आप वही इंटरेस्ट अपना जगाओ, अपना कमिटमेंट बनाओ और रिपीटेशन करके फिर गोल को अचीव करो, दैट्स ऑल। चलो फिर यार, इसके बाद फिर हम देखते हैं एक बहुत सारे जो इंजीनियरिंग जो यहाँ पर कर रहे हैं, जो खास करके उसको बोलते हैं गेट के टाइम। चलिए अभी टाइम है हमारे पास, 20 मिनट अभी टाइम हमारे पास है, तो एक आप थोड़ी सी आप थोड़ा सा जो भी इंजीनियरिंग लाइन में है, खास करके जो डिप्लोमा ले रखे हैं, जो बीटेक कर रखे हैं, जो एमटेक में जाना चाह रहे हैं लेकिन वो अच्छे कॉलेज के चलते नहीं जा रहे हैं, तो आप एक गेट एग्ज़ाम दीजिए। गेट एग्ज़ाम मतलब है क्या, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग के लिए एक आपका स्कोप है ग्रेजुएट करने के बाद कि आप PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज में आप जॉब लेने के लिए मास्टर डिग्री IIT और NIT से मास्टर डिग्री करने के लिए, जो आपको जो 10+2 करने के बाद जो अपने इंजीनियरिंग करने के लिए सोचा, एग्ज़ाम दिया, EEE या NIT या कुछ भी, आपके सिलेक्शन में या मेरिट भी आप उनके सेलेक्टेड लिस्ट में नहीं आ सके, रैंक आपका काफ़ी कमज़ोर रहा, इस कारण अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ, तो अब आपके एक गेट के थ्रू एक बनता है सिचुएशन कि आप गेट के थ्रू मास्टर डिग्री कर सकते हैं और फॉरेन पढ़ाई करने के लिए भी जा सकते हैं, या PSU में आप उस अच्छे रैंक में आकर के वहाँ पर भी जॉब कर सकते हैं इंजीनियरिंग लाइन में। खास करके PSU के बारे में बता दें, जितना भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट का सरकारी नौकरियाँ हैं, उससे लगभग 40 to 100% यानी कि 200% तक आपको ज़्यादा सैलरी मिलता है। आप एक इंजीनियर गवर्नमेंट में जा कर के बनते हैं और एक PSU में जा कर के बनते हैं, उसमें बहुत ही फर्क है। यानी फ़र्क क्या है, फ़र्क आप जान लो कि लगभग आप जो सरकारी नौकरी में काम करते हैं या छोटी मोटी कंपनी में आप इंजीनियर बन के चले गए, तो वहाँ पर है कि आप 9 से 6 आपका ड्यूटी था, 9 से 6 ड्यूटी में आप ये नहीं जाने कि 9 या 5 से ड्यूटी था, उसमें आप 8 या 9 बजे तक आप वहाँ पर नहीं बैठना पड़ेगा। आपको PSU में भी बैठना पड़ेगा, लेकिन वहाँ जब बैठेंगे तो 5 तक ड्यूटी है, तो 5 से अगर 8 तक बैठे तो 3 घंटा का आपको इंसेंटिव मिलेगा। वहाँ पर फिक्स है, और यहाँ पर फिक्स नहीं कि ये तुम्हारा काम था, 5 बजे तक नहीं किया तो 8 बजे तक करो। आपका घर में कुछ भी काम हो, घर से फ़ोन पे फ़ोन माता पिता कर रहा है, लेकिन आपको करना पड़ता है और उसका कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन PSU में जाने पर वो मिलता है,
यानी कि आपका जो फिक्स पगार है, जो 1 लाख रुपया पर मंथ था, वो आपको 1,40,000 हो सकता है, 1,50,000 हो सकता है, लगभग 40% जा रहा है। ये फायदा है आपको कि ओवर टाइम आपको मिलेगा। दूसरा फायदा है कि आपको 60,000 का लैपटॉप आपको हमेशा खरीदने के लिए मिलेगा प्रत्येक 3 साल का। भले ही पुराना नहीं हुआ, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन 3 साल पर आपको वो फैसिलिटी मिल गया। 60,000 ऐसे ही मिल गया। फिर आपको 1.5 लाख अपने घर में फर्नीचर करने के लिए मिलेगा। कहाँ मिलता है? ऐसे ही मिलेगा। वो हर एक 6 साल पर आप कर दें, पुराने फर्नीचर निकालो, नया फर्नीचर डालो, दे रही कंपनी आपको दे रही है। इस तरह से बहुत सारे माइलेज ये देगा, यानी कि पेट्रोल आपके कार के लिए, बाइक के लिए। फिर इस तरह से बहुत सारा मेडिकल फैसिलिटी, इतनी सारी फैसिलिटी है। तो आप एक इंजीनियर बन करके साधारण सा कंपनी में काम करने से अच्छा है कि PSU में जाइए। PSU में जाने के लिए आपको गेट क्लियर करना पड़ेगा। अब गेट क्लियर करने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई कौन सा? जो आप किस में पढ़े थे? T.Tech करने समय, इंजीनियरिंग करने समय आपने पढ़ा था, वही पढ़ना। और फिर अब कितने लोग कहें कि जब B.Tech करने काफ़ी है, M.Tech करने की जरूरत है। अगर आपके पास समय है, आप कमिटेड हैं कि नहीं ये भी करना चाहिए, तो M.Tech करने से क्या होगा कि आप गेट के थ्रू अगर जाते हैं तो आप IIT में चले जाइएगा। वहाँ से जब बच्चे जो निकलते हैं उनको फिर सोचना नहीं पड़ता कि हमको कहाँ जाना, लोग बुला कर ले जाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सुविधा मिलेगा। और गेट के परीक्षा देंगे तो फिर आप कहीं भी जॉब कर रहे, चूँकि अभी क्या है, पढ़ाई में इतने खर्च हो चुके हैं, हमारे पास कोई जॉब नहीं, तो कहीं भी जॉब करके गेट का परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन गेट की परीक्षा देने में फिर वही स्थिति होगा कि 9 से 5 गए, आप 5 की जगह पे 9 तक रहे, यानी 12 घंटा ड्यूटी कर गए, तो पढ़ाई आप कब करेंगे? इसीलिए थोड़ा सा पहले तैयारी करके फिर उसके बाद जब ज़्यादा दिक्कत होने लगे तब आप जाइए उसके लिए। इसके लिए मतलब ये कोई भी पढ़ाई के लिए, तो ये इस तरह से गेट का भी बता दिए। IAS ये सब का जो एग्ज़ाम है उस सब के लिए भाई थोड़ी सी टफ है, उसका सिचुएशन अभी बताने के लिए आपको क्या बोझिला हो जाइएगा, इतनी टाइम हो गया, आप ये कहें कि इतनी बार में हम कुछ भी नहीं समझ पाए। तो आप ये जानिए जिस सेक्टर के हैं, जिसके बारे में लगभग सब कुछ बता चुका हूँ। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपके पास ऑप्शन सिर्फ 3 है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इंटरेस्टेड रहो, कमिटमेंट रहो, और रिपीटेशन में आप काम करता रहो। बुक्स का चयन अपने सुविधानुसार करो, अभी जो बुक्स मिलता है उसको पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करो, फिर आया करो। चलो इतना हम आपको डोज दिए, कभी ओवरडोज तो नहीं हो गया, हम तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि आपको ओवरडोज हो गया होगा। आपका एक बार क्लास में हम डायग्राम की बात किए थे, जरा सा उसको हम दिखा देते हैं। आएगा देखते पीछे टीवी के पास रखे ऐसा है सही। जब हमारे बारे में बताए थे, भाई बताए थे कि हमने कोचिंग में पढ़ाया, तो मेरा सबसे पहला काम था कि फर्स्ट क्लास हमें को दिया जाता था। तो उस क्लासेस में जो हम बताते थे, खास करके उस समय के अनुसार, तो ये जो मोबाइल था ना हम सबको टॉप पर रखते थे, ये मोबाइल था टॉप पर। लेकिन आज मोबाइल हमारे पढ़ाई के लिए, ये जो मोबाइल है पढ़ाई के लिए काफ़ी ज़रूरतमंद है, इसलिए हम इसको अभी नीचे रख रहा हूँ। इसके ऊपर में जो है बहुत सारा जो बेमतलब की बातें करना, अवॉइडेबल टॉकिंग, जिसको हम आराम से अवॉइड कर सकते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ कि अवॉइडेबल टॉकिंग को हम जो है कैसे दूर करें। तो अपना जो टॉकिंग है, जो 5 मिनट में पतने वाला टॉपिक, उसको आधा घंटा ना ले जाइए, तो इसको शॉर्ट करिए। तो ये यहाँ करिए, कोशिश करिए कि यहाँ तक लाने के लिए इतनी पैच कर दीजिए, इतना बड़ा बना दीजिए, उसको पैच करने की कोशिश करिए। ये क्या है आपका सेलिब्रेशन, अवॉइडेबल, कुछ भी हुआ, फ्रेंड का है, चलो जन्मदिन, आज फलना के जन्मदिन, चलो सब पढ़ाई छोड़ दिया जन्म का, तो इसको अवॉइड करिए कि ये बिल्कुल अवॉइड करिए। सेलिब्रेशन में आप हाय हेलो बोल करके आप मोबाइल से मैसेज कर दिया, हैप्पी बर्थडे हो गया, दैट्स ऑल। आप है कि सोशल मीडिया से दूर, यानी कि शेयर चैट, जरूरत क्या है आपका, वही फोरपन, वही ये जो आपका रोज देख रहे हैं कि ये मजाक चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये बिल्कुल अवॉइड करना है। नेगेटिव थॉट वाले से दूर रखना है, ये दूर रखना है। मोबाइल को थोड़ा और कम करना है, हमको पढ़ाई से रिलेटेड काम इसमें करना है और बात करना है, 2 ही काम। कोई शेयर चैट नहीं, कोई टिकटॉक नहीं, ये सब करने की आपको टाइम ही नहीं है। और नेचुरली है ये सब को आप अवॉइड करेंगे तो जो आप यहाँ पर खड़ा है, अभी इतने सारे पहाड़, आप इतना प्रॉब्लम के पहाड़ जमा कर दिए, तो आपका जो गोल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने की, वो आपको दिखेगा ही नहीं। ये जो गोल आपने रखा है कहाँ दिख रहा है आपको?
आप ऐसे करके ये दिखेगा नहीं, आपको डिफिनेशन मालूम है, यहाँ से आवाज़ लगाएंगे सुनेगा जरूर, लेकिन ये आपको आवाज़ लगाएगा नहीं। तो ये साउंड तो यहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन आपके आंखें गोल पर जब नज़र नहीं आएगी, कहा जाता है कि जिस चीज़ पर ध्यान नहीं होता है उस चीज़ को अचीव करना मुश्किल पड़ता है। जो चीज़ फिगर में हमको नहीं आ रहा है उसको प्राप्त करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये सब को अगर आप हटाते हैं या अवॉइड करते हैं तो आपको इस तरह से ये खत्म होगा। मोबाइल भी छोटा हो गया, अब यहाँ से देखने की कोशिश करिए तो धुंधला धुंधला आपको दिखेगा। तो आप ये जो है अनवांटेड जो अनवांटेड ये है उसको आप शॉर्ट करिए तो ये और नीचे आएगा। ये जो आपको है जो पेरेंट इश्यूज आते हैं कि चलो पेरेंट हल्ला करते हैं, ये करते हैं कि वो ये ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, हमको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो ये सब जो आप काम करेंगे तो ये भी छोटा काम होगा। तो इस तरह से आपका फिगर इस तरह बनेगा, आपका गोल बिल्कुल दिखेगा कहाँ आए। आपके लक्ष्य जो है अर्जुन के मछली के आँख पर जो था उसी तरीक़े से आपका लक्ष्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आप गोल फिक्स किए हैं उस पर आएगा। तब आपका जो क्रैक करना है जो भी कॉम्पिटिटिव वो क्रैक हो जाएगा, बूम हो जाएगा। इस तरह से आपका बूम होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप एक कंपटीशन कंप्लीट कर सकते हैं। चलो इसी के साथ मैं ये समाप्त करता हूँ। अंत में आप लोगों को ये भाई जो बड़े भाई हैं उनका फिर से प्रणाम और जय डांगी जय। थैंक यू लक्ष्मण जी, बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छे सुझाव, बहुत अच्छे उदाहरण, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको को ये अच्छा लगा होगा और आप सबको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को, कुछ ना कुछ मिला है। क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान बट रहा है, ज्ञान हर जगह बट रहा है। तो जब ज्ञान हर जगह बट रहा है तो बस हमें उसको लेने की ज़रूरत है। तो लक्ष्मण जी ने उनका जो अनुभव था, उनकी शिक्षा से लेकर उनकी जॉब तक, उन्होंने वो साझा किया हम सबसे, और हम इसका ज़रूर अपने जीवन में उसका अनुकरण करना चाहेंगे। अगला कड़ी उसको उतारेंगे, इसकी अगली कड़ी भी लेके आएंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, जो लोग अगर इसको मिस कर गए हैं उनके लिए, कि हम हर एक मोहल्ले में, गुजरात के हर एक ज़िले के हर एक मोहल्ले में हम एक छोटा छोटा ग्रुपिंग, बिहार में जैसे चलता है उस तर्ज पे एक स्वयं स्टडी ग्रुप फॉर्म करेंगे, ताकि आप जो भी लोग आगे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, अपने पब्लिक कंपनी की तैयारी करना चाहते हैं, उसमें आप फोकस्ड अप्रोच होके आप कर सकें। एक और छोटी सी मुहिम है जो अभी यहाँ पे बैठे लोगों ने बड़ी सलाह दी कि शायद हम लोग लाइब्रेरी बना सके हर छोटी छोटी जगह। तो देखिए एक लंबा समय है, बट फिर भी जो लोग बुक्स डोनेट, बिकॉज हम लोग अभी लाइब्रेरी का डोनेशन पे उस पर, तो जो लोग डोनेशन में आपको कुछ करना नहीं है, आपको पैसा नहीं देना, विभिन्न डोनेशन में बुक्स, तो आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा बुक्स है जो आप समाज के बच्चों के लिए डोनेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं भाई आपके पास है, आपके इस्तेमाल में नहीं आती तो आप ये दे दें, तो हम कहीं ना कहीं इसको संग्रहित करके एक लाइब्रेरी बनाएंगे जो कि आपके डोनेट के किताबों से बनेगी, चाहे वो किसी तरह की भी किताब हो, चाहे वो जनरल नॉलेज की हो, चाहे वो स्टोरीज की हो, चाहे वो मैथ्स की हो, किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो किसी सब्जेक्ट की हो। तो हम एक छोटी सी लाइब्रेरी का गठन करना चाहते हैं। तो जो भी लोग आगे इच्छुक है इस पर हम जरूर आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे फिर सेशन में कि हम इस लाइब्रेरी कैसे स्थापित करना था। बट आज का जो सेशन था, जो हमने आपको प्रतियोगिता में आप कैसे आगे जा सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, उसको उसके लिए किया, तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये बहुत पसंद आया होगा। और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द ही मे बी अगले संडे या उसके अगले नेक्स्ट सेशन के साथ आऊँगा। वो सेशन शायद हम किसी रेलवे या किसी बैंकिंग या किसी प्रोफेसर जो कंटिन्यू अभी टीचिंग कर रहे हैं, तो इनमें से किसी को भी जो भी अभी अवेलेबल होंगे समय देने के लिए, उनके साथ हम लोग ये सेशन करेंगे। और आप लोग आइए, हर संडे हम आपके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ नया जरूर लाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।